Hello everyone, this is Priyavani Ayurveda classes and I am Dr. Priyanshi Rai। आज हम हमारी व्यवहार आयुर्वेद सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, होता क्या है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ द डिटर्मिनेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन वेदर लिविंग और डेड। मतलब क्या है, कोई इंसान है, जिंदा है, मरा हुआ है, वो कौन है, क्या है, ये चीज़ें जो आप एस्टैब्लिश करते हैं, फैक्ट्स, ये होता है आइडेंटिटी। उसका जो पर्सनल एक इंडिविजुअलिटी है उसको बताना। ऑलराइट, इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एब्सलूट या कंप्लीट, सेकंड होता है इनकम्प्लीट या पार्शियल। कंप्लीट मतलब क्या होगा, एज नेम सजेस्ट कि कंप्लीट मतलब कि एग्जैक्ट वो इंसान कौन है, क्या है, ये चीज़ आइडेंटिफाई करना। पार्शियल मतलब कि आपको कंप्लीटली नहीं पता चल रहा है ये इंसान क्या है, उसके कुछ चीज़ें आपको पता है कि हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या है। ऑलराइट, अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन का क्यों ज़रूरत है हमें। हमें देखिए कई चीज़ें रहती हैं कि सस्पेक्टेड फाउल प्ले रिजल्टिंग इन डेथ, कोई डेथ बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, कौन है, क्या है। असॉल्ट और रेप के केस में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। डिस्प्यूटेड सेक्स के मामले में फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज़ फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, ऐसा दिखाना कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मतलब खुद की आइडेंटिटी छुपा के किसी और की अपनाना और उसे दिखाना, तो इस चीज़ में भी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन बॉडीज़ के रिमेन्स, जैसे कि कोई मास फैटेलिटीज़ होती है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इनमें कुछ कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि भाई ये किसकी बिलोंगिंग्स है, ये किस इंसान का है, ये सारी चीज़ें देखना, ये सारा मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स में आता है। मैं यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, उसको आप काफ़ी बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसको मैं एक चीज़ में देख सकते हैं हियर, just a second guys। यस, तो इसे हम देखते हैं डेटा फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका रिलीजन आइडेंटिफाई करना होता है, उसका सेक्स आइडेंटिफाई करना होता है, उसका स्टेचर, उसका फुटप्रिंट्स, टैटू मार्क्स, डिफॉर्मिटीज, टीथ, रेस, एज, डक्टिलोग्राफी मतलब फिंगरप्रिंटिंग, चिलोस्कोपी, स्कार्स, एंथ्रोपोमेट्री, डीएनए टाइपिंग, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इनमें से आप कुछ भी याद रखेंगे तो इनफ है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑलराइट, अब देखते हैं, हम वापस वहीं चले जाते हैं। हाँ, सबसे पहले रेस है। रेस में क्या है भाई कि वो किस एरिया का इंसान है, किस जगह का है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लॉथ्स उसने जैसे पहने हैं वो आपको एक आइडिया दे देगा कि वो किस जगह से है, क्या है। धोती कुर्ता मोस्टली इंडियंस पहनते हैं। कॉम्प्लेक्शन से पता चल जाएगा, एकदम फेयर है तो वेस्टर्न होगा, ब्लैक है तो निग्रोज है, नॉर्मल मीडियम स्किन है तो इंडियन, नेपाली, साउथ एशियंस हो सकते हैं। स्काल्प हेयर से बहुत कुछ पता चल सकता है, ब्लैक है, कर्ली है, आईज है, लिप्स है, मतलब कि अब आप समझ जाइए कि इससे हम एक आइडिया लग सकते हैं कि भाई ये इंसान कहाँ का है। ऑलराइट, उसके बाद फिर सेक्स है। वैसे तो आपको सोच के लग रहा होगा कि ईजी है सेक्स डिटर्मिनेशन, बट नो, अगर आपके पास सिर्फ उसका स्केलेटन है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेल स्केलेटन है या ये फीमेल स्केलेटन। इसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जॉ का एंगल होता है, पेल्विस का बोन का साइज़ रहता है, अदर चीज़ें रहती हैं, और तो ये सब है। उसके बाद इसमें और भी कई फैक्टर है, जैसे कि हिडन सेक्स यानी कि कंसील्ड सेक्स या हर्माफ्रोडाइट्स। इसमें होता ये है कि बाहर से दिखता है कि वो फीमेल है पर इंटरनली उसके अंदर मेल ऑर्गन्स रहते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस रहते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले से। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज आइडेंटिफिकेशन, तो इसका पहला नंबर हम देखेंगे हाइट एंड वेट। देखिए हाइट तो ठीक है, हाइट आपको काफ़ी हद तक इंसान की एज बता सकती है एक पॉइंट तक। वेट से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एज क्या है, पर हाँ अगर बच्चा छोटा है या फिर इन्फेंट है या फिर बर्थ होने के पहले ही बेबी को मार दिया गया है उसके वॉम में, तो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बताने के लिए कि एज क्या है। ऑलराइट, इसका थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद टीथ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए टीथ भी एक सर्टेन एज तक ही आपको काम देगा कि हाँ इससे हमें एज पता चल रही है। दो तरह के टीथ होते हैं, टेम्पररी, परमानेंट टीथ है। अब ये कब निकलते हैं, कब ये जाते हैं और कब परमानेंट आते हैं, इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके हम एज देख सकते हैं। जैसे कि ये सारा डिटेल लिखा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। कोई
बच्चा आया है आपके पास, उसके अंदर एक भी टेम्प्रेरी टीथ नहीं है, मतलब कोई बॉडी आई एक भी टेम्प्रेरी टीथ नहीं है, सब परमानेंट है, पर उसके परमानेंट टीथ में कुछ टीथ्स मिसिंग है, मतलब कि हो सकता है उसके, चलिए देख लेते हैं अपन, उसके 3rd मोलर्स एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी एज क्या होगी, उसकी 16 से कम होगी, मतलब कि परमानेंट टीथ में 3rd मोलर के आने का टाइम है 16 से 25th ईयर, अगर 3rd मोलर एब्सेंट है तो इससे कम एज होगी। तो इस तरह से हम टिथ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक निकाल सकते हैं कि एस्टिमेट क्या होगा इसके एज का। उसके बाद लोअर जॉ के एंगल्स है, यहाँ पे ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि होता क्या है कि ये आपका जॉ है, ये आपका नेक है, ऑल राइट। तो एक होता है ये एंगल, एक होता है ये एंगल, तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे हिसाब से तो इस पर मत ही जाइए, इतना डिटेल में BMS वालों को नहीं पूछा जाता है। बाकी नॉर्मली आप ये याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से कि लोअर जॉ का एंगल अगर पूछते हैं तो ये बाहर वाला एंगल होता है। ये आपने देखा होगा कि मेल्स में ये एंगल नियरली राइट एंगल रहता है और फीमेल्स में हल्का सा एक्यूट रहता है, समझ रहे हैं। बाकी इसे मत देखिएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है। आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, मेरे हिसाब से जो पर्सनली मेरा ओपिनियन है, मेंटल फोरामेन, ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। मेंटल फोरामेन होता क्या है, देखो ये हमारा जॉ है, ये हमारे टिट्स है, ऑल राइट। यहाँ पे ना एक फोरामेन होता है, मतलब से गड्ढा सा होता है, जिसको बोलते हैं हम मेंटल फोरामेन। तो अब इसका हम कैसे, इससे हम देखते हैं। इट इज़ क्लोज टू इंफीरियर बॉर्डर इन इन्फेंसी, midway between upper and lower in adults and comes closer to upper border in old age due to alveolar process after falling of teeth। समझ गए, अगर बच्चा छोटा है तो ये इन्फीरियर बॉर्डर के आसपास होगा, अगर बच्चा मिडिल है मतलब कि अडल्ट एज में है तो ये मिडवे में होगा, और जैसे जैसे टीथ निकलने लगते हैं, एल्डर सिटीजन्स है तो ये ऊपर जाने लगता है, मतलब कि खिंचने लगता है ऊपर के साइड, ऑल राइट। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोन्स के ऑसिफिकेशन से पता कर सकते हैं कि कब इनका यूनियन हो रहा है लॉन्ग बोन्स का, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हाँ ये भी है, अदर साइंस में क्या क्या देख सकते हैं, प्यूबिक रीजन में हेयर होगा, मस्टेच से देख सकते हैं, बियर्ड, वॉइस, मेंस्ट्रुएशन, ग्रे हेयर, ये सारी चीज़ें। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एज क्या है, मतलब किस किस चीज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है एज आइडेंटिफिकेशन। मैरिज के केस में, मैरिज के केस में इंपॉर्टेंट हो जा सकता है, सामने वाला बोल रहा है नहीं भाई 18 साल है, बालिक है, पर वो बच्ची एक्चुअली में छोटी है, तो उसका एग्जैक्ट एज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है एज सच केसेस में। किडनैपिंग का केस हो सकता है, रेपिंग, इन्फेंटिसाइड है, क्रिमिनल अबॉर्शंस है, एलिजिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। कई बार अपने पास भी, डॉक्टर्स के पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि एज बढ़ा के उनको सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो पूरा फर्जीवाड़ा मचाते हैं ताकि उन्हें कोई जॉब मिल जाए, ये गलत है, ये आप लोगों को नहीं करना है, ऑल राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, आपने देखा होगा टैटू मार्क्स, CID में देखा होगा पहले कि टैटू मार्क्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आइडेंटिफिकेशन में। किसी का टैटू आपको बहुत कुछ बता सकता है। टैटू सिर्फ ये नहीं बताता कि इंसान कौन है, टैटू ये भी बता देता है, जैसे उसके ऊपर ओम बना है तो भाई साहब हिंदू होगा, उसके ऊपर अगर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस बना है तो क्रिश्चियन होगा। इससे कई रिलेटेड चीज़ें भी होती है जो अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा है तो आपको बता सकता है, आपका एरिया कम कर सकते हैं कि भाई इतने में कन्फाइंड है इसकी आइडेंटिटी। उसके बाद स्कार्स हो सकते हैं, कई परमानेंट स्कार्स हैं, उनका सिचुएशन कहाँ है क्या है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आइडेंटिफाई करने में। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्री मतलब कि साइज़, लेंथ वगैरह देखना, ये आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा होगा। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स देखना, इसे बर्टिलियन सिस्टम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, मेजरमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, डक्टिलोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज़ फिंगरप्रिंटिंग एंड DNA प्रिंटिंग, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि हाँ हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, मैच करते हैं, किससे मैच करता है किससे नहीं मैच करता, सबका अलग अलग होता है अंटिल दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऑल राइट। तो ये सब देखा जाता है डक्टिलोग्राफी में, नाम याद रखेंगे, डक्टिलोग्राफी होता है फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद पोरोस्कोपी क्या होता है, जो आपके फिंगर्स के रिजेस होते हैं, जैसे लाइन लाइन बना उनके बीच में जैसे पोर्स दिखते हैं ना, ये होता है पोरोस्कोपी, ये भी देखा जाता है। उसके बाद फुटप्रिंट जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, टैटू मार्क्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी। डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है इंडिविजुअल में, भाई कोई पैर मिसिंग है, कहीं पे कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज है उसकी बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद मिसलेनियस डाटा, अदर चीज़ें वही कपड़े क्या पहने हैं, ज्वेलरी क्या पहनी है, कोई कार्ड्स मिल रहे हैं उनके पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें। उसके बाद फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी वही है,
डेंटिस्ट्री वगैरह जो आपने पहले देख लिया, इसमें इतना मत घुसिए, जितना मैंने बता दिया उतना इनफ है। एक आपको याद रखना है डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग वही आपने जब नीट की तैयारी की तो आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था ना, उसमें क्या करते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं पूरा अपना तरीके से, उसके बाद उसका सेगमेंट करते हैं, पीसीआर करते हैं, फिर वो उसको अपन मैच करते हैं जो अपने को जिस पे डाउट है उससे कि इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ये सब है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। थ्योरी लिखने के लिए आप इससे रीड करके थ्योरी लिख सकते हैं। ये नोट्स मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसके हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी ये नोट्स को, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, किसी सर्टेन टॉपिक में अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो मैं उसे एलैबोरेटली डिस्कस कर लूँगी। थैंक यू।